तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 11 और इसमें पढ़ना क्या, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, बोले तो निश्चित समाकलन का अनुमापन। अब ये क्या होता है तो पहले समझो, हमें क्वेश्चन का मतलब क्या, क्वेश्चन का टाइटल क्या, उससे लेना देना नहीं है। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना उस पर ध्यान देना है। समझो पहले, जैसे आपको दे दिया जाए, आप अभी तक जो क्वेश्चन किया उसी के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि अगर a से b e की पावर x dx अगर आपको दे दिया जाए तो आपको इसका फार्मूला पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x और आप लिमिट लगा दोगे a से लेके b तक, ये आप जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर इसी के जगह मैं दे दूं e की पावर x स्क्वायर इंटू dx a से b ऐसा आपको दे दिया जाए तो आप इसके लिए नहीं सॉल्व कर पाओ। क्यों? क्योंकि e की पावर x स्क्वायर का आपको फार्मूला नहीं पता है। तो जिसका फार्मूला पता तो उसको तो आपने सॉल्व कर दिया, जिसका फार्मूला नहीं पता उसके लिए क्या करोगे। तो सुनो, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए जिनका फार्मूला हमको नहीं पता है उन्हीं क्वेश्चंस के लिए ये मेथड अप्लाई करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। बोले तो हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है। हमें अब इस इंटीग्रेशन का तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, लेकिन इस इंटीग्रेशन का हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना। हमें अब ये बताना है कि ये कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा। मान लो कि इसको सॉल्व करने पे आना चाहिए था 10, तो लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो हम जान नहीं पा रहे हैं 10 है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे फंक्शन बनाएंगे कि जिनका इंटीग्रेशन पता हो, और एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे जो इससे थोड़ा बड़ा हो और एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे जो इससे थोड़ा छोटा हो, और उन फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो बोलेंगे उनसे कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम बोलेंगे अच्छा इसका जो आंसर होगा, मान लो इससे बड़े वाले फंक्शन को सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 11 और इससे छोटे वाले फंक्शन को सॉल्व किया उसका आंसर आया 9, तो हम बोलेंगे कि इसका आंसर 9 से 11 के बीच में है। क्लियर? तो ये करना है, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझो, लोड नहीं लेना, सवाल कैसे सॉल्व करना उसका एक पर्टिकुलर तरीका अभी मैं सिखा दूंगा, सब कुछ आ जाएगा, पर मतलब क्या है पहले वो समझ लिया अपन ने। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनो दोस्त, आज का जो हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, देखने में चाहे जितना गंदा लग रहा होगा पर होता बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना है। एक पार्टिकुलर पैटर्न है, उसको सीख जाना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सुनते जाओ क्या है। सबसे पहली बात, आज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है, जो कि आपको दिमाग में समझना भी और याद भी रखना है। समझो, जैसे अगर मैं बोल दूं इफ आपको दे दिया जाए कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि बता दिया जाए कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देख लो 2-3 पॉइंट है, उसको दिमाग में रोक लेना, सुनते जाओ बस। fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब या तो x एक्सिस को टच करके जा रहा होगा, और या इक्वल टू भी 0 है ना, तो या तो x को टच करके जा रहा होगा या तो x ऊपर होगा। तो मैं ऐसे बना लेते हैं, मान लो ये रहा हमारा क्या fx है, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें fx का, कहां से कहां, a से लेके b के बीच में, देन अगर ऐसे कर दूं मैं कि fx का इंटीग्रेशन a से b के बीच में करूं, तो ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा b, तो देख के ध्यान से बताओ इसके नीचे की जो एरिया आएगी, बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व है तो सोच के बताओ ये एरिया कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर a से b के बीच में अगर fx ग्रेटर देन 0 है, fx ग्रेटर देन 0 मतलब x के ऊपर है, हाँ ऊपर है, और वो जो है a से b के बीच में जब एरिया हम निकालेंगे तो कोई एक पार्टिकुलर एरिया आएगी जो पॉजिटिव होगी। मतलब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव मतलब, तो इसका मतलब जो ये आंसर सॉल्व हो गया वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? तो ये बात समझ में आना चाहिए, अगर फंक्शन हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब h के ऊपर है, तो उसके की नीचे की एरिया, बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारा एरिया ही तो होता है, ये हमारा एरिया ही तो होता है। तो अगर फंक्शन ऊपर है तो उसके नीचे की एरिया भी तो पॉजिटिव ही होगी ना, क्योंकि h के ऊपर का सारा एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, तो यहाँ तो ऊपर है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पहला पार्टिकुलर फंडा है जो अपने को दिमाग में रोक लेना है, समझ में आने के साथ साथ याद भी होना चाहिए। और अगर आपको लगे कि इसके साथ में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इसके साथ में एक लाइन समरी के रूप में लिख लेना चाहिए, तो वो आप लिख लो अपने लैंग्वेज में, कुछ ना कुछ लिख लेना चाहिए, ताकि बाद में देखते समय, रिविजन करते समय बहुत अच्छे समझ में आ जाए आपको, देखते ही पहचान जाओ कि हाँ इसका मतलब क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो आपको दिमाग में रोकना है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा आज लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि अगर आपको दे दिया जाए कोई फंक्शन fx और बता दिया जाए कि fx जो है वो gx से बड़ा या बराबर है, मतलब gx से छोटा या बराबर है, और hx से बड़ा या बराबर है, fx hx से बड़ा है और gx से छोटा है, ऐसा बोल दिया जाए आपसे। लेकिन किंतु परंतु सुनो, आपसे अगर बोला जाए कि fx का इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है, और आपको fx का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो अगर नहीं आता है तो आपने दिमाग लगाया यार fx का इंटीग्रेशन नहीं आता है और सर ने बताया था काम करें उस वक्त जब इंटीग्रेशन ना आता हो
मतलब उसके लिए कोई फार्मूला ना हो, तो उसको करने का तरीका क्या है कि fx से कोई एक बड़ा फंक्शन माने जिसका इंटीग्रेशन आता हो, fx से एक छोटा फंक्शन माने जिसका इंटीग्रेशन आता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी माने पड़े हैं, तो जिसका इंटीग्रेशन आता हो वो उस हिसाब से दिमाग लगा के मानना है। तो कैसे हम जान पाएंगे कि किसका इंटीग्रेशन आता है किसका इंटीग्रेशन नहीं आता, कैसे ये दिमाग लगाएं, वो मैं सिखाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई एग्जांपल ले रखें, अभी अपने आप आइडिया लग जाएगा आपको। पर अभी के लिए सोचो कि इसका इंटीग्रेशन नहीं पता था, तो हमने उससे एक बड़ा फंक्शन बनाया अपने मन से, एक छोटा फंक्शन बनाया अपने मन से। तो अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं पता था, इफ hx वगैरह वगैरह, तो अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है fx का, fx dx का, कहां से कहां, a से लेके b के बीच में, तो हमें ये तो आता नहीं है, तो एक काम ना करें, हम इसका निकाल लेते हैं gx dx का। और हमको पता है कि इससे तो बड़ी एरिया आएगी इसकी, क्यों सुनना ध्यान से, जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं क्या है, ये x एक्सिस है और ये रहा y एक्सिस, प्यार समझते जाओ, सब बहुत आसानी समझ में आएगा, आज का लेक्चर बहुत ही आसान है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं fx का, मान लो fx का ग्राफ ये रहा अपना fx का ग्राफ, ऐसा मान लिया अपन ने। तो fx से छोटा कौन है, hx, मतलब fx से नीचे होगा अपना hx, जो छोटा वो नीचे वो hx है। और gx क्या है, fx से बड़ा है, तो इसका मतलब gx ऊपर होगा, ये मान लेते हैं अपना क्या है, gx है। तो अगर मैं a से b के लिए बोलूं, तो मान लो यहां पे अपना a है और यहां पे अपना b है। तो जरा सोच के बताओ, अगर हमको एक बात पता चल गई कि जो हमारा gx है वो fx से बड़ा है, gx जो है वो fx से बड़ा है, तो gx के नीचे की एरिया भी तो, gx के नीचे की एरिया भी तो पूरी क्या fx के नीचे की एरिया से बड़ी है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि fx के नीचे सिर्फ इतनी एरिया है, gx के नीचे पूरी एरिया है, तो gx के नीचे की एरिया भी बड़ी है। और एरिया मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन a से b के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेशन fx dx का, ये जो है gx का इंटीग्रेशन बड़ा होगा हमारा a से b के बीच में जो रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बात हमें पता चल गई कि gx के नीचे की एरिया ज्यादा है और fx के नीचे की एरिया कम है। और सिमिलरली इसके लिए भी बोल सकते हैं कि अगर देखें ध्यान से, तो जो fx है उसके नीचे की एरिया hx के एरिया से ज्यादा है, तो fx के नीचे की एरिया hx के नीचे की एरिया से ज्यादा है। तो ये तो हमें ग्राफ से दिख रहा होगा, कोई नई बात नहीं है। देन आई होप ये आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा, ग्राफ में भी दिख रहा है, स्टेटमेंट भी जो बोल रहा है उस हिसाब से इसको फॉलो भी कर रहा है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है, इस पे कई क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तुरंत करेंगे। ये अपन ने क्वेश्चन ले रखा है, 1 2 3 क्वेश्चन ले रखा है, इस पे बहुत आसानी से आइडिया लग जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्त। बट ये चीज आप दिमाग में रखो कि आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन, ये दिया जाएगा क्वेश्चन, और उससे एक बड़ा फंक्शन एक छोटा फंक्शन आपको खुद एज्यूम करना रहेगा। वो करना कैसे अभी सिखाता हूं, जस्ट वेट एंड सी। अब इसको लिखो अपने लैंग्वेज में, मतलब इसको पहले बनाओ और उसके बाद इसके नीचे 1 2 लाइन जो भी मैंने बोला, आपने जो समझा अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, ताकि बाद में भूलो ना। चलिए मिटाता हूं इसको, फिर लगाते हैं आगे का फंडा करते हैं। क्वेश्चन लगाना है इस पे, ठीक है। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो आप 10th में वैसे सीख चुके होंगे, 10th 9th क्लास में सीख चुके होंगे, पर एक बार मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। नोट डाल के आप इसको लिख लेना, हालांकि सबको पता ही होगा आई होप, जहां तक मैं मान के चल रहा हूं, पर ठीक है जल्दी जल्दी से देखो। जैसे बोल दूं अगर x ग्रेटर देन y है, तो इसको अगर पलट दिया जाए, मतलब 1/x और 1/y कर दिया जाए, तो कौन बड़ा होगा? तो y 1/y बड़ा हो जाता है 1/x। एग्जांपल समझो इस पे, एग्जांपल तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं 10 बड़ा है 5 से, तो इसको पलट दो, तो 1/10 और 1/5 में कौन बड़ा होगा? 1/10 का मतलब 0.1 और 1/5 मतलब 0.2, 0.1 0.2, तो कौन बड़ा हुआ? 0.2 बड़ा हुआ ना, मतलब साइन पलट गया। तो आई होप समझ में आया होगा कि अगर ये गिवन है तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट। क्लियर है? ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट समझो, ये याद रखना है दोस्त। और देखो मैं तो ये कहूंगा कि अगर ऐसा कहीं सिचुएशन है तो आप तो एक वैल्यू रख के खुद ही चेक कर लो, तुरंत बात खत्म। एक वैल्यू लो x और y की, x ग्रेटर देन y चेक करना है ना, तो x की कोई बड़ी वैल्यू लो, उससे छोटी y ले लो और उसको पलट के देख लो, अपने आप पता चल ही जाएगा, है ना। तो ये समझ में आने के लिए जरूरी है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो भी तुरंत निकाल लेना अपने दिमाग से। आगे देखो, अगर मैं बोल दूं x ग्रेटर देन y, तो जरा बताइएगा -x दोनों के आगे माइनस कर दूं, तो -x -y में कौन बड़ा कौन छोटा? पता नहीं, देख लेते हैं, एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कभी भी करना है एग्जांपल लेके देख लो, हालांकि पता ही होगा लेकिन कर देता हूं मैं। जैसे मैं बोल दूं कि 10 बड़ा है 5 से, सही बात है, तो माइनस लगा दो, तो -10 और -5 में कौन बड़ा होगा? सिंपल सी बात है, -10 छोटा होगा और -5 बड़ा होगा। क्लियर है ना? क्योंकि अगर
नंबर लाइन बनाए तो -5 अगर यहाँ कहीं आएगा तो -10 यहाँ कहीं आएगा, और इधर की वैल्यूज बड़ी होती है, इधर की वैल्यू छोटी होती है, सब जानते हो, कोई बचपन से सीखे हो, है ना। तो देख रहे हैं इसमें साइन पलट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन y है तो अब y माइनस वाई ग्रेटर देन हो जाएगा x। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट एग्जांपल लिख लेना साथ में, तो आराम से बाद में समझ में आएगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि खतरनाक और इंपॉर्टेंट दोनों है। नहीं इंपॉर्टेंट नहीं वैसे कह सकते हैं, ये पहले से भी आपको पता होगा। अगर मैं बता दूं y ग्रेटर देन y इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू घटेगी। अगर x की वैल्यू मैं इंक्रीज करूं तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी। कैसे, सोचो सोचो, ये मैं बोलूंगा और आपको सुनना है सिर्फ ध्यान से। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1, मतलब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू मैं कह दूं 2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब देखो 1 से 1/2 हो गई, लिख दूं क्या जल्दी से। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आई, 1। अगर बोले x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो देख रहे हैं क्या, x की वैल्यू जब बढ़े तो y की वैल्यू घट गई, 1 से हाफ हो गई। तो x की वैल्यू इंक्रीजेस पे y की वैल्यू डिक्रीजेस होगी। क्लियर है। और इसका जस्ट अपोजिट देख लेते हैं। एंड ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा और क्या होगा सुनो। अगर x की वैल्यू डिक्रीजेस तो y की वैल्यू, ये आता है हम जानते हैं, लेकिन एक बार जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं ताकि ये ना रह जाए कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इन सबका जबरदस्त इसमें बार बार यूज पड़ेगा। तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू घटेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, ये भी समझ लेते हैं। x की वैल्यू घटाओ, x की वैल्यू मैं ले लेता हूं पहले कितना, 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1/10, 1/10 मतलब 0.1। अब फिर मैं लेता हूं x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं, मान लो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5, 1/5 मतलब 0.2। तो हमने क्या देखा, जब x की वैल्यू हमने 10 से 5 पे मतलब घटे, x की वैल्यू हमने घटे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 से 0.2 बढ़ गई। तो x की वैल्यू घटने पे y की वैल्यू बढ़ गई, तो x की वैल्यू घटने पे y की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप ना समझ में आए कभी तो आप अपने मन से एग्जांपल लेके एक अच्छे से लिख लो, बात खत्म। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे कि यहाँ की वैल्यू घटेगी तो ये बढ़ेगा, और यहाँ की वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो सबको पहले से भी पता होगा। हालांकि ठीक है, मेरा एक बार बताना फर्ज था तो बता दिया। ये 3 नोट हो गए, और है रुके रहो। अब जो है वो बढ़िया है, वो थोड़े घातक भी हैं, जो जानते तो हो, सारे एग्जाम्पल लेके बहुत आसानी समझ में आ जाएंगे, लेकिन एक बार मेरा कर्तव्य है बताना, तो बता देता हूं, नोट डाल के लिख लो। चाक खत्म हो गया। सुनो ध्यान सुनो। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 5 कोई सी वैल्यू हो सकती है। तो अगर x ग्रेटर देन 1, ज्यादातर इसका यूज नहीं पड़ता है, पर इसको भी लिख ही लेते हैं। तो जरा बताइएगा, अगर x बोलूं, x स्क्वायर बोलूं, x की पावर 5 बोल दूं या 3 बोल दूं, चलो 3 बोल दे रहा हूं इस तरीके से, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, कुछ भी ले लो, ऐसा मैंने ले लिया मान लो। तो जरा बताओ इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, x ग्रेटर देन 1 के लिए मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 2, क्या ले ली, एग्जांपल के लिए समझने के लिए। अगर मैं इसमें ले लूँ x की वैल्यू 2 थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो यहाँ पे 2 रखूंगा, यहाँ पे 2 रखूंगा, 4 बनेगा, 2 रखूंगा 8 बनेगा, मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ, ये हुआ। ये तो हम जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पहला पॉइंट ये है जो आपको समझना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/3 है, तो इसमें कौन बड़ा होगा। अब ऐसे नहीं पता चल रहा है, काम करते हैं, x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया x की वैल्यू 125, या ले लेता हूं, कितना ले लिया जाए 8 ले लो, 8 सबसे बेस्ट रहेगा, 8 ऑप्शन, 8 ले लिया। तो अगर 8 लेके चेक करते हैं, एग्जांपल लेके दे रहा हूं मैं ताकि आप एक बार दिमाग लगा के चेक कर पाओ, ठीक है ना। तो इसमें अगर 8 रखूं तो क्या बनेगा, ये 8 बनेगा, ये कितना बन जाएगा 8 रूट 8 मतलब 2√2, ये बनेगा 8, ये बनेगा 2√2, और ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 1/3 मतलब 2 की पावर 3 × 1/3 मतलब 2 बन जाएगा। तो अब सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है, पता चला नहीं पता चल रहा है। तो एक बात हमको पता चल गई कि अभी भी ये बड़ा रहेगा और ये बड़ा रहेगा, क्लियर है ना। तो अगर पावर 1 2 3 इंटीजर टाइप का और जो फ्रैक्शन टाइप का, तो वैसे जैसे दिख रहा है आपको सामने, इस तरीके से दिमाग में आपके आना चाहिए। चलिए, लेकिन ये तो दोनों चीज समझ में आ, एक चीज और लिख लो कि अगर ऐसा बोल दिया जाए कि x, ऐसे लिख लो, थर्ड पॉइंट मान के चलो। ये सब देखो एग्जांपल लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और आप ये पहले जानते भी हो। मैं अभी इसका डायरेक्ट यूज लूंगा इन सवालों को लगाते समय, तो इसलिए ये चीज अपने दिमाग में रोको, ठीक है ना। डरने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है। जब आए सामने कि हाँ अभी अप्लाई करना है, तो उसी वक्त तुरंत सोच लो, एक एग्जांपल लेके अपने मन में ऐसा एग्जांपल लो और उसमें कोई एक वैल्यू डाल के देख लो, बात खत्म। जैसे मैंने ये लिखा पहले, लिखने के बाद x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू डालने के बाद तब उसके बाद डिसाइड किया कि कौन ग्रेटर देन होगा कौन लेस देन होगा। बस ये करना है आपको, रटना नहीं है, ध्यान समझ लेना।
आप सुनो, अगर मैं बोल दूं a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो इन पे रूट लगा दिया जाए, तो रूट a रूट b एंड रूट c में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, क्योंकि हमें पता, अच्छा यक्स ले रखा है क्या, यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं, यहाँ पे यक्स, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं कि a b c जो है ये तीनों के तीनों कितने हैं, 1 से बड़े हैं। अगर तीनों 1 से बड़े हो और उन पे रूट लगा दिया जाए तो क्या तो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, सोचो ना यार, अगर यहाँ पे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं, एग्जांपल लेके समझते हैं, बात ही खत्म करते हैं। तो a है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कितना 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 9 लिख दूं, नहीं इसको लिख दे रहा हूँ 16, इसको लिख दे रहा हूँ 9 और इसको लिख दे रहा हूँ 4, और इन पे रूट लगा दूं तो रूट लगा दो, तो रूट लगाएंगे, अभी तो क्या था 16 बड़ा था 9 से, 9 बड़ा था 4 से, रूट लगा दूं तो इसका कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, इसका कितना बन जाएगा 3, इसका बन जाएगा 2, तो अभी भी तो वही बड़े हैं, तो मतलब साइन चेंज नहीं होगा। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए दोस्त, ठीक है। हालांकि ये एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, पर ठीक है एक बार बताने में क्या जा रहा है देख लेते हैं। अगली बात इसी का जस्ट अपोजिट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर यक्स जो है ऐसा आ जाए, ऐसा कि 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, 1 से छोटा 0 से बड़ा, कोई भी वैल्यू अपने दिमाग में ले सकते हो और उसके हिसाब से सोचो। पहला पॉइंट सोचो, अगर मान लो आपको दे दिया यक्स की पावर 2 और x की पावर 3, तो इनमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। मैं ले लेता हूं अपनी तरफ से कितना, एक वैल्यू लेता हूं x इक्वल टू 0.1, ये समझने के लिए कि इनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, उसके लिए मैंने x की वैल्यू 0.1 ले ली। अब इसमें रख के चेक करेंगे, अब आपको कैलकुलेट करना है, मैं बोलूंगा मुझसे आपको कर लेना। यहां पे रखूंगा तो 0.1 बनेगा, यहां रखूंगा 0.01 बनेगा, यहां रखूंगा तो 0.001 बनेगा, है ना। तो बड़ा कौन हुआ, अप्रॉक्स क्या एग्जैक्टली यही बड़ा दिख रहा है, क्योंकि 0.1 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा क्या होगा 0.01 बड़ा, उससे छोटा ये 0. दिख रहा है ना, ये क्या 0.1, ये 0.01, ये 0.001, ये है, तो सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद छोटा होता चला जा रहा है। क्लियर, जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रख के रखोगे तो ये सॉल्व होकर बनेगा, ठीक। और इसका अगर अपोजिट में बात करूं कि अगर x की पावर 1, x की पावर 1/2 और x की पावर 1/3 की बात की जाए, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये आप खुद करोगे, मैं नहीं करने वाला, अगर x की वैल्यू 0.1 लाके रखोगे, बहुत गंदा सा कैलकुलेशन बनेगा, कैलकुलेटर से कर लेना, बात खत्म। तो जब इसमें लाके रखेंगे आप, तो कौन बड़ा कौन छोटा बनेगा, ऐसा मिलेगा, ये बड़े दिखेंगे आपको, ये छोटे दिखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। तीसरे वाली की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली कभी, तो जरूरत नहीं, उसको जाने दो, पर हाँ इनकी जरूरत पड़ेगी हमें बहुत जबरदस्त, तो इतना हमको जानना चाहिए। हालांकि ये सब हम फंक्शन में सिखाते हैं, पर ठीक है फंक्शन में सिखाने के बाद भी यहाँ पे सिखाना ही पड़ता है यार ना, क्योंकि तब तक भूल जाते हैं सब बच्चे, बहुत कमजोरी, मतलब क्या है ना, अगर रिविजन नहीं करोगे तो भूलोगे। तो जो अगर कुछ बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं, तो उनके लिए तो बताना ही पड़ता है। तो जिनको आता है उनके लिए तो टेंशन नहीं है, उनको तो आ ही रहा है, उनको सब हमेशा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो रिवीजन नहीं करते उनके लिए एक बार बताना पड़ता है, ताकि सबको समझ में भी तो आए। तो इसलिए तो मुझे बताना ही था, अगर फंक्शन पढ़ाया होता तो भी, और पढ़ाऊंगा तो ही एकदम जबरदस्त, एकदम जिस समय फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, उस समय आप सोचोगे क्या फंक्शन में ये भी चीज हो सकता था क्या, मजा ही आ जाए, एकदम गारंटी है मेरी, बस थोड़ा इंतजार करो, वहां तक पहुंचने तो देन बताता हूँ। खैर, हालांकि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जब सिखाऊंगा तब जबरदस्त सिखाऊंगा, इसकी मेरी ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो आप, है ना। अब बस आप जो सिखा रहा हूं उसको अच्छे सीखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। चलिए ये हो गया, अगला देखते हैं। तो ये दोनों बातें हमने सीख ली, इन सब का यूज पड़ेगा दोस्त, इसलिए होशियार रहना, अभी तुरंत के तुरंत यूज पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या कहानी है। देखो पहले लेते हैं इसके लिए एग्जांपल, इसको समझने के लिए सबसे पहले एग्जांपल उठाते हैं, क्योंकि उसी का सवाल है। एग्जांपल क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से 1/√1 प्लस x की पावर 4, आपको प्रूफ करना है कि कहां से कहां के बीच में आ रहा है, 1 से लेके π/4 के बीच में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि जो ये अंदर में मटेरियल दे रहा है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं से ही स्टार्ट करके हमें इधर और इधर का फंक्शन बनाना है। तो अगर मैं लिखूं 1 प्लस x की पावर 4, तो 1 प्लस x की पावर 4, और दूसरी तरफ मैंने कहा इधर कुछ tan या sin के रूप में कुछ बनना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या सोचूं, 1 प्लस x स्क्वायर अगर मैं सोचूं, तो यहां से कुछ tan का आइडिया लगेगा, क्योंकि tan के लिए नीचे क्या आता है, 1 प्लस स्क्वायर टाइप का कुछ आता है। हाँ ठीक है, और एक तरफ कर लेता हूं, 1 ले लेता हूं, क्योंकि एक तरफ 1 लेके आना है, ऐसा कुछ अपने आइडिया लगाया। तो अब पहले तो ये देखो, इन दोनों में ऐसे सोचना पड़ेगा हर बार। हालांकि सर कैसे सोचेंगे, तो अभी प्रैक्टिस साथ साथ धीरे धीरे दिमाग में आने लगा, उसके लिए टेंशन मत लो, सुनते जाओ बस। तो 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर 4 और 1, सब इसमें सबसे बड़ा कौन, एक तो हमें सबसे पहली बात ये समझ में आती कि ये 1 है, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा है, और अगर कुछ भी नहीं जुड़ा है तो ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों में तो कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, तो ये बड़े ही होंगे, और वो भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे जो यक्स है वो 0 से 1 के बीच में है, यहाँ पे जो यक्स है वो 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच के लिए हम एक रिलेशन अभी भी सीखे थोड़ी देर पहले ही, जो नीचे सीखे थे,
यक्स एक्स स्क्वायर अगर एक्स क्यूब हो तो इनमें बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा यक्स हो जाता है 0 से 1 के बीच के लिए। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ओवरऑल वैल्यू घटती जाएगी। ये अभी जस्ट सीखा, वही अप्लाई करेंगे। तो हम एक चीज समझ रहे हैं यार यहाँ पे कि इनमें सबसे छोटा तो 1 दिख रहा है, वो तो हमें पता चल रहा है। ये अगर इसकी वैल्यू 0 रखूं तो ये 1 के बराबर भी हो सकता है, तो बराबर भी लगा दो। हालांकि उसमें लगा हुआ था, उसी से आइडिया लग गया, ठीक है ना। क्वेश्चन से बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएंगी, सीखते जाओ, पहले ध्यान समझते जाओ। आगे देखो, अब हमको एक बात पता चलता है कि यहाँ पे x की पावर 4 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैल्यू घटती है। तो x स्क्वायर और x की पावर 4 में कौन बड़ा, x स्क्वायर बड़ा, क्योंकि जिसकी पावर कम वो बड़ा। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा लिख दिया, बोला सीधा था लेकिन लिख दिया उल्टा, है ना। क्योंकि 0 से 1 के बीच में यहाँ पे लाके अगर 0.1 रखूंगा तो ये बड़ा रहेगा, फिर यहाँ पे रखूंगा 0.1 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.01, और यहाँ पे 0.1 रखूंगा तो उसका क्यूब होगा तो 0.001 हो जाएगा। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा। क्लियर है, अभी सिखाया था, कोई नई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे जो भी लिखा है सब ठीक है। अब सुनते जाओ तो हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर बड़ा है किससे, एक्स की पावर 4 से। तो अगर ये बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 1 में यहाँ पे बड़ी वैल्यू जुड़ रही है, 1 में यहाँ छोटी वैल्यू जुड़ रही है, तो जहां बड़ी वैल्यू जुड़ रही है वो बड़ा होगा। तो बेसिकली ये बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तब तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसे यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया। चलो चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अब अगर मैं क्या कर दूं, इसको पलट दूं, तो अभी पलटने वाला सिखाया था, अगर पलट दो तो साइन पलट जाता है। अगर x ग्रेटर देन y और पलट दिया जाए तो y ऐसा हो जाता है कि 1/x लेस देन 1/y हो जाता है। अभी भी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी सीखा और उसके लिए एग्जांपल भी रखा था, इससे कोई नई बात नहीं है। तो इसको अगर मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा 1/, या रूट भी करना है ना, क्या रूट कर लेते हैं इसी वक्त, तब पलटते हैं। अच्छा, रूट करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, रूट कर दो इसी वक्त, इस पे रूट लगा देता हूँ, इस पे भी रूट लगा देता हूँ और इस पे भी रूट लगा देता हूँ। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, ये वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो मैंने अभी इसके लिए सिखाया था 1 है, ठीक है, 1 है या 1 से बड़ी हो तो ये फंडा अप्लाई हो जाता है कि ये भी 1 से बड़ी, ये भी 1 से बड़ी, ये भी 1 से बड़ी। तो 1 से छोटी होती तो हमें सोचना पड़ता, लेकिन 1 से सारी बड़ी है तो यहाँ पे साइन पलटता नहीं है। जब 1 से बड़ी हो तो 1 से छोटी हो तो साइन के बारे में सोचना पड़ता है बस, है ना। आगे देखिएगा, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। देखो आइडिया बन रहा है ना। अभी जब पलटेंगे तो 1/1 + स्क्वायर हो जाएगा, मतलब tan का फार्मूला बनेगा, tan का फार्मूला बनेगा मतलब π/4 आता हुआ कुछ हमें दिख रहा है। ये होता है सोचने का तरीका, धीरे धीरे प्रैक्टिस साथ आ जाएगा, टेंशन मत लो। और ये साइन पलटेगा नहीं, तो 1 + x की पावर 4। डरने का नहीं सर, हम मान कैसे पाएंगे, आएगा, बस आप सुनते जाओ इत्मीनान से। रूट वन की वैल्यू 1 ही होती है। अब अगर मैं इसको पलट दूं, ये फंडा लगा के पलट दूं तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। साइन पलट जाता है, पलटने पे साइन पलट जाता है, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा 1/√1 + x की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1। क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो इस तरीके से बन गया। तब हमको पता है क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, कहाँ 0 से 1 तक लगा देते हैं, तो पूरे में लगा दो। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 1/1 + x स्क्वायर इंटू dx लेस देन 0 से 1 1/√1 + x की पावर 4 dx लेस देन और इक्वल टू 0 से 1 इंटू dx। ये सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। अब इसके बीच में वेरी हो जाएगा, ये आराम से देखते जाओ, ध्यान से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्क्रीन को पोस्ट करके लिख लीजिएगा, सॉल्व करते हैं। ऐसे आएगा छोटा छोटा सॉल्व, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, है ना। आज जो भी हम पढ़ने वाले बहुत ही आसान है, टफ नहीं है, बस आप सुनते जाओ कहानी जैसा। 1/1 + स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। लेस देन इसका तो हमें करना था, यही तो हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, कहाँ इधर क्या आ जाएगा, dx का हो जाएगा x, लिमिट कहां से 0 से 1। इसको अब तो थोड़ा सॉल्व करें तो 1 रखेंगे यहाँ पे, तो बनेगा tan इनवर्स 1 और 1 की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री, तो 1 की मैंने वैल्यू भी रख दी इसी वक्त, tan 45 डिग्री माइनस tan इनवर्स tan 0। क्यों, क्योंकि एक बार जब 0 लाके रखेंगे तो 0 कितने का मान होता है, tan 0 का मान होता है, tan 0 का मान होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1 बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा और मिटाता हूँ, काम हो जाएगा अपना। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ से tan से tan इनवर्स हट जाएगा, बचेगा सिर्फ π/4 और ये tan से tan हटेगा 0 तो लिखो चाहे ना लिखो, लेस देन ये अपना क्वेश्चन है और ये 1 के बीच में। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा क्वेश्चन है वो π/4 से 1 के बीच में है। तो देखो π/4 से 1 के बीच में है, तो यही चीज है, ये हमारा क्या है, एस्टिमेशन है। इस तरीके से हमें गेस करना रहता है कहां से कहां के बीच में होगा। धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मतलब। एक क्वेश्चन क्या एक और करते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा आपको। 1-2 क्वेश्चन करते करते आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, और वही मेरे लिए जरूरी है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए।
इसीलिए थोड़ा एग्जाम्पल भी इस पर ज़्यादा ले रखा है, तो इसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुनो ध्यान से आगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया ना नहीं तो दोबारा लगाने लग जाऊं। अगला प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि क्वेश्चन प्रूफ करो इससे इसके बीच में। एस्टिमेशन का सवाल ऐसे ही होता है, पेपर में कैसे आता है उसके लिए भी हम बात करेंगे, पर ठीक है पहले लगाना सीख लेते हैं, देन उसके बाद ध्यान समझो। अभी आपको प्रूफ करना है कि π/6 से 0 से 1 अपान अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर माइनस x की पावर 3, और ये जो है इसके बीच में आ जाएगा π/4√2। अगर ऐसा दे दिया गया तो कैसे करें, फिर वही हमको सोचना पड़ेगा कि ये कहां से कहां के बीच में वेरी करेगा, कैसा फंक्शन बनाए। तो अगर मैं लिखूं इसको, अच्छा एक बार फिर से दिख रहा है कि 0 से 1 के बीच में, इसको पहले लिख लो 0 से 1 के बीच में कौन x, और इसके लिए मैं पता है x स्क्वायर और x क्यूब में क्या रिलेशन होता है, ये बड़ा होता है और ये बड़ा होता है, इस तरीके का रिलेशन होता है। ये तो समझ रहे हो दोस्त, काम आएगा बहुत ज्यादा, इसीलिए इसको पहले समझाया था ताकि इसमें रोना धोना ना पड़े एग्जाम्पल ले लेके, है ना, यही मेहनत थी अपनी। तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब को अगर हम लेके चलें तो, क्योंकि इधर देखो दोनों तरफ क्या लगना है, tan या sin का कुछ रिलेशन बनना चाहिए। जैसे इसमें देखो π/4 बना था तो tan का बना था, अब आइडिया लगा ना, ऐसे धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा कि यहाँ पे या तो tan या तो sin कुछ बनना चाहिए, ताकि π/4 π/6 कुछ करके ऐसे बनना चाहिए, ये हमको आइडिया लगता है। ठीक है, तो अपन ने एक दिमाग लगाया, काम ना करें, कुछ यहाँ पे ऐसा फंक्शन माने, जैसे मैंने मान लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक इधर फंक्शन मान रहा हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन, इन दोनों में बड़ा यही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा वैल्यू घटाई जा रही है, एक्स स्क्वायर भी घटाया जा रहा है, एक्स क्यूब भी घटाया जा रहा है, और इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर ही घटाया जा रहा है। तो इसमें मतलब तो पता है कि ये बड़ा दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे कुछ वैल्यू घटाई गई, हाँ घटाई गई, उसमें और थोड़ी सी घटा दी गई, पता चला ना। तो इसमें ज्यादा घटाया गया और इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर घटाया गया, मतलब इससे तो कम ही घटाया गया। बढ़िया। अच्छा और एक चीज ध्यान दो, अगर मैं दो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि इन दोनों में तो डिसाइड हो गया, तो इन दोनों में डिसाइड करते हैं। इन दोनों में डिसाइड हो गया कि कौन ये छोटा है और ये बड़ा है, पहले ऐसे साइन लगा लो, ये बड़ा है। अब इन दोनों में डिसाइड करते हैं, अगर इन दोनों में डिसाइड करें तो यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना तो दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर घट रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब घट रहा है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर घटा और यहाँ पे एक्स क्यूब घटा, तो ज्यादा कहाँ घटा, चूंकि एक्स स्क्वायर बड़ा होता है एक्स क्यूब छोटा होता है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है तो जहां पे एक्स स्क्वायर घट रहा है वहां पे ज्यादा घट रहा है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है तो जहां पे एक्स स्क्वायर घट रहा है वहां ज्यादा घट रहा है, तो 4 में से यहाँ पे वैल्यू ज्यादा घट रही है, और अगर यहाँ वैल्यू ज्यादा घट गई तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। आइडिया लगा कि नहीं लगा, तो ये तरीका होता है समझने का। और ये जो भी पैटर्न बना, अब इसका इधर और इधर के फंक्शन का इंटीग्रेशन आता हुआ दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे जब ये नीचे जाएगा तो कुछ रूट लगाएंगे अभी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स का बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे रूट लगाएंगे तो यहाँ भी साइन इनवर्स का बनता हुआ दिख रहा है। तो ये आइडिया होता है, बेसिक आइडिया। तो ये देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस साथ आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपकी बुक में जो है उससे ज्यादा ही मैं करवा दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे पकड़ो और समझ में आ जाएगा। कोई सी बुक लगाओगे आप, कोई सी भी बुक या कोई सा भी मटेरियल, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल लगाओगे ऑल ओवर इंडिया, आपसे लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो सिखा ही दूंगा मैं आपको, है ना। आप ध्यान समझो, तो अगर हम पूरे पर रूट लगा दें तो हमको पता है ये सारी वैल्यूज 1 से बड़ी हो गई, क्योंकि इसमें देखो बहुत छोटी सी वैल्यू घट रही ना, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच में अगर 0.1 लो, 0.1 मतलब 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, बहुत छोटी सी वैल्यू घट रही है, तो ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी, ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी, ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी है। तो अगर रूट लगाए तो साइन बदलता नहीं, अगर 1 से बड़ी हो वैल्यू तो सिखाया a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c हो, तो रूट लगा दो, तो रूट a ग्रेटर देन रूट b ग्रेटर देन रूट c होता है। सारी प्रॉपर्टी आपके पास लिखी है, इसलिए पहले सिखा दिया, कोई नई बात नहीं है। तो अगर मैं इन पर रूट लगाऊं तो ये हो जाएगा रूट 4 माइनस 2x स्क्वायर, अरे माइनस स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। आसानी लग रहा होगा, आई होप आज का लेक्चर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको पलट दिया जाए तो साइन बदल जाता है, सिखाया मैंने। तो 1 अपान रूट 4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, साइन पलट दो, 1 अपान रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और साइन पलट दो, 1 अपान 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये बन गया। बढ़िया, यहां तक की बात तो हमें समझ में आ गई। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, देख लो सवाल ही था, इसका इंटीग्रेशन करना था, पर इसका इंटीग्रेशन हमें आता नहीं था, इसलिए हमने फंक्शन बनाया, क्योंकि हम ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें आता नहीं है, इसलिए हमने फंक्शन बनाया। अब बना के कैसे करेंगे, आगे कहानी सुनो। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जाए, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, तो ये कितना हो जाएगा,
इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक dx अपन पूरे में लगा देते हैं, √4 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे लग जाएगा लेस देन इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक dx अपन √4 माइनस x स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमें ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया, अगर नोटिस करें हम तो ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। ऊपर मिटाता हूं तो थोड़ी और आगे बात करता हूं इसकी। अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ध्यान से दिया करिए। सुनो भाई, सुनो 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 दोस्त, चौक ले लेता हूं। सुने आगे की कहानी क्या है। ये तो बन गया हमारा क्वेश्चन, ये तो बन गया हमारा क्वेश्चन। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx अपन √4 माइनस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का बन रहा है। 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो लिख ही दो, इसी को लिख दो 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे भी 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, dx अपन √a स्क्वायर माइनस स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, x बाई 2 मतलब। क्लियर है, हाँ क्लियर है, हो गया इधर का। और लिमिट कहां से कहां तक लगाना है, लिमिट लगाना है 0 से लेके 1 तक। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dx अपन √a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वो x बाई ए, x मतलब 2x बाई ए कितना 2, और फिर जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे पूरे के नीचे डिवाइड करना पड़ता है, कर दिया। फिर अब लिमिट में लगा लो, लिमिट कहां से कहां लगाना है, 0 से लेके 1 लगाना है। देख लेना dx अपन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए, x कितना है, x कितना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 2x स्क्वायर है ना, तो 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाता। तो ये हो जाएगा a बाई x बाई ए, x कितना है अपना, x है √2 x बाई x बाई 2 ना, x बाई ए लिख दिया अपन ने, अपान x का कोएफिशिएंट कितना है, √2 है, ये बनेगा। बच गए बच गए बच गए, हो गया काम। अब रख दो अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो भी करना है कर डालो, काम खत्म है। आई होप ये बहुत आसानी लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझो ध्यान से। तो इधर रखेंगे 1, √2 से √2 कट जाएगा, सॉल्व करो यार, आपका काम है, मैं नहीं करने वाला, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपका ही बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, इधर ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन कौन है, क्वेश्चन से बड़ा, क्वेश्चन से बड़ा, क्वेश्चन से बड़ा कहां जाए, क्वेश्चन से बड़ा है π/4√2, π/4√2। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं मैं, तो उसको संभाल लेना, बाकी ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, कितना बार बार मेहनत किया जाए। ये हो जाएगा π/6, दिख भी रहा 1 रखने पे कितना हो जाएगा, 1/2 बनेगा। 1/2 कितनी होती है, π/60, 1/2 30 की वैल्यू होती है, हाँ। तो यहाँ पे जैसे 1 रखोगे तो बन जाएगा 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री मतलब π/6 बन जाएगा। और इधर वाला भी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अपना इसका खेल खत्म। देख लेना कैलकुलेशन का इधर उधर ना हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे तो मैं चाहता तो क्या कर देता, √2, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, x को कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड करना पड़ता, हो गया काम खत्म। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन हो गया। बनाने का तरीका समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो क्वेश्चन है उसके उससे छोटा और उससे बड़ा जो फंक्शन है ना, उसको आपको जनरेट करना आना चाहिए, वही आपके लिए जरूरी है। लेस देन ग्रेटर देन का साइन देख समझ बूझ के, देख के इत्मीनान से करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तेरा साथ। चलो ध्यान देखो, अब इस सवाल में वही फंडा अपने को अप्लाई करना है। क्या कर डालें, इधर ln2 बनाना है। अच्छा, ln2 बनाने का मतलब कुछ नीचे 1/x+1 टाइप का कुछ करके आना चाहिए, हाँ एक आइडिया लगा। इधर π/2 मतलब इधर या तो tan या तो साइन बनना चाहिए, ये भी आइडिया लगा। तो कैसे करते हैं, पहले नीचे वाले का काम करते हैं। और यहाँ पे भी 0 से 1 के बीच में, तो x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। और अगर इसके बीच में तो हमें फंडा पता है x स्क्वायर और x³ का क्या रिलेशन है, ये बड़ा होता है। इस तरीके से करते हैं, समझते हैं। 1 + x की पावर फिक्स दे रखा है। अगर इसमें सोचा जाए तो ये और 1 + x, इन दोनों में बड़ा कौन होगा। 1 + x को जो सोचा मैंने, क्योंकि 1 + x जो है वो ln को क्रिएट करने में काम आएगा। समझते जाओ बस। दोनों में बड़ा कौन, पावर 6 है। जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में जोड़ने जा रहे हैं ना। तो जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैल्यू छोटी होगी। तो x की पावर 6 और x में कौन बड़ा, x बड़ा है।
और अगर x बड़ा है तो मतलब ये ग्रेटर देन हुआ, और कहीं इस पे स्क्वायर लगा दूं तो और बड़ा हो गया। स्क्वायर क्यों लगाया? ताकि रूट लगाऊं तो उससे स्क्वायर ये सिर्फ 1 + x बचे और लॉग के फॉर्मेट में चेंज होने लगे, क्योंकि हमें दिख रहा है लॉग के फॉर्मेट में आंसर लेकर आना। ये आइडिया है, ऐसे सोचना पड़ता है। आगे देखो, दूसरी तरफ करने के लिए करें, अगर मैं ले लूँ 1 - x², अगर ऐसा ले लूँ 1 क्योंकि इसमें प्लस है, हाँ ठीक है, तो अगर माइनस ले लूँ 1 - x² ले लूँ तो यहाँ पे तो जुड़ा है तो ये बड़ा होगा, और यह घटा दिया तो छोटा हो गया, तो बातें खत्म हो गया, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये लेस देन हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया। अब करना क्या है, रूट लगाओ पलट दो, तो रूट लगाने पे हमको पता है साइन पलटता नहीं, तो यहीं लगा लो, यहीं लगा लिया। आगे कहानी सुनो, और ये पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/√1 - x², साइन पलट दो 1/√1 + x⁻⁶, साइन पलट दो 1/² से रूट हट जाएगा, बचेगा 1 + x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx। अब हमको पता है ये हमारा बन गया क्वेश्चन जो कि हमें सॉल्व करना था, और इसका पता है क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है? लिमिट लगाना है 0 से लेके 1। देखो कितना आसान है ना, एक लाइन में लग जाएगा ये, अगर होशियारी लगाएंगे, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए धीरे धीरे लगाया ताकि आपको आंसर टू पकड़ लो। अब तेजी से लगाएंगे, अब ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गया 0 से 1, और ये कितना हो जाएगा ln 1 + x, और 0 से 1 रख दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट। 1 रखेंगे तो कितना, 1 कितने की वैल्यू होती है sin 90, मतलब 1 रखने का मतलब रखोगे आप sin 90, sin 90, और साइन से साइन इनवर्स घट जाएगा, निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 90, 90 मतलब π/2, और 0 रखने पर तो 0 हो ही जाएगा, और इधर आ जाएगा क्वेश्चन, और ये हो जाएगा 1 रखने पे 1 1 2 हो जाएगा, बन जाएगा ln 2, माइनस 0 रखने पे कितना हो जाएगा 0 रखने ln 1, और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, हटाओ, यही तो हमें प्रूफ करना था। देख लो क्वेश्चन जो है ln 2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो ln 2 से π/2 के बीच में आ रहा है, π/2 बड़ा होना चाहिए तो π/2 बड़ा भी है। ठीक, तो ये छोटा सवाल था, भी नहीं पड़ गया। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये कैसे बनाना है फंक्शन वो भी समझ में आ गया होगा, और सॉल्व कैसे करना वो तो आ ही गया होगा, है ना। तो ये भी फंडा अपन ने क्लियर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक पैटर्न हमने सीख लिया अच्छे से। अब दूसरे पैटर्न की बात करते हैं, वैरायटी नंबर 2 जो क्वेश्चन की बनेगी। और वैरायटी नंबर 2 में आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, है वो और आसान, पर उसमें शुरुआत में समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, उसके बाद एकदम वो सबसे सस्ता लगेगा आपको। चलिए उसको भी देख लेते हैं। लिखेगा आप 2, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है समझो पहले। कभी कभी सवाल आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि इंटीग्रेट करिए a से b तक fx dx, जबकि आपको पता है क्या fx a से b में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियल है, वो सब आपको पता ही है पहले से, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी का करना ही होता है अपने को, ठीक है ना। तो ऐसा करने को बोल दिया जाए तो इसका थोड़ा एक ग्राफ बना के, आपको ग्राफ से ज़्यादा फील आएगा। ये अपना x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। a से b में अगर मैंने ग्राफ को देखा तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा मुझे, ठीक है। a से b में ये ग्राफ ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे क्या है, ग्राफ अपना a है, ग्राफ का पॉइंट a है ये, और ये ग्राफ का पॉइंट b है, ग्राफ का पॉइंट b है। अब a से b में इंटीग्रेट करना है तो रेक्टेंगल मेथड यूज करेंगे हम। रेक्टेंगल मेथड कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे ग्राफ की। तो ग्राफ का सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिला कि नहीं मिला। मतलब मेरे से किसी ने कहा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और ये जो आपको मैं फंक्शन दे रहा हूँ ये फंक्शन किसका है, y = fx का है। किसका है, y = fx का है। अच्छे से लिखो यार, ये फंक्शन आपको दे रखा है y। देखो अब जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनते जाओ, बहुत ही आसान लगेगा सवाल आपको। मैंने बोला ये जो ग्राफ दे रखा है ये y = fx का है, ठीक है। अब इस ग्राफ का आपको एरिया निकालना है, और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है कि उसका आपको एरिया आता ही नहीं है। जो क्वेश्चन दिया गया उसका आपको इंटीग्रेशन करना आता ही नहीं है। जैसे e⁻x² ऐसा दे दिया मैंने, इसका आपको इंटीग्रेशन करना आता ही नहीं। पहला वैरायटी सीख लिया, दूसरे वैरायटी पे ध्यान देने जा रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन आपको आता ही नहीं, उसका फार्मूला ही नहीं पता आपको। तो क्या करें, तो हम एक काम कर सकते हैं, फिर वही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो अभी फंक्शन बना के देखा, तो जिसका फंक्शन बना पाओगे उसी में तो करोगे, जिसका फंक्शन नहीं बना पाओगे उसके लिए क्या करोगे, तो उसके लिए दूसरा मेथड है। जिसका फंक्शन बना लेंगे वो तो अभी पहला मेथड हमने सीख लिया, दोनों तरफ बना लिए वो तो सीख लिया, लेकिन दूसरा मेथड क्या, अगर फंक्शन नहीं बना पाए तो क्या करना है, अब वो सीखने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नोट डाल के पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। अगर किसी फंक्शन y = fx का मैक्सिमा निकालना है एंड मिनिमा निकालना है, इन दोनों में से कुछ भी निकालना है, तो तरीका आपको एक ही करना है। आपको क्या कर देना है, फॉर मैक्स या मिनिमम, दोनों में से कुछ भी, मैक्सिमा या मिनिमम दोनों में से कुछ भी निकालना है, तो आपको क्या कर देना है, इसका
डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। या एक और आसान तरीका बताता हूं, dy बाई dx करें आप, और dy बाई dx करने के बाद dy बाई dx मतलब f डैश x, मतलब आपने क्या किया, स्लोप निकाला, और स्लोप निकालने के बाद इसको आप 0 के बराबर कर दें। dy बाई dx स्लोप होता है ना, स्लोप 0 के बराबर मतलब आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींची, तो स्लोप 0 कहां होगा, जब टेंजेंट dy बाई dx मतलब टेंजेंट, हाँ टेंजेंट समझ में आता है, dy बाई dx मतलब टेंजेंट, ग्राफ के किसी बिंदु पे टेंजेंट, और ग्राफ के किसी बिंदु पे टेंजेंट 0 कब होगा, जब एक्स एक्सिस के समांतर हो जाए वो टेंजेंट। किसी भी टेंजेंट का, किसी भी रेखा का स्लोप 0 कब होता है, जब वो एक्स एक्सिस के बराबर हो, पैरेलल में हो, तभी स्लोप 0 होता है। हाँ समझ में आता है, ये तो आप स्ट्रेट लाइन में 10th क्लास में सीखो, कोई नई बात नहीं है। तो एक्स एक्सिस के बराबर वो कहां आएगा, जहां पे ग्राफ ऐसे टर्न होके जा रहा हो और इसका मिनिमम पॉइंट हो, या ग्राफ ऐसे टर्न होके जा रहा हो मैक्सिमम पॉइंट हो, इसी दो जगह पे टेंजेंट खींचने पे एक्स एक्सिस के पैरेलल में आएगा, तो अपने आप ये लोकेशन पता चल जाएगा। और यहां से हम क्या कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें एक पार्टिकुलर एक्स मिलेगा जिसके लिए हमें मिनिमम मान मिल जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे स्मॉल एम से लिख रहा हूँ मिनिमम वैल्यू को, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगा किसी एक्स के लिए। इस एक्स के लिए हमें क्या मिलने वाला, मिनिमम मिलने वाला है, इस एक्स के लिए हमें मिनिमम मिलने वाला है, और इस एक्स के लिए मैं मैक्सिमम कैपिटल एम से लिख रहा हूँ, इस एक्स के लिए हमें मैक्सिमम मिलने वाला है कैपिटल एम। यहाँ पे स्मॉल एम क्या लिख देता हूँ मैं, स्मॉल एम है लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का, इस फंक्शन का सबसे छोटा मान कितना, m है, देख लो, इससे नीचे है ही नहीं ग्राफ, तो ये सबसे छोटा मान हो गया। और कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम मतलब अपर पॉइंट है, तो ये अब कैपिटल एम अपना ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का सबसे बड़ा वाला मान है। तो हम एक बात कर सकते हैं कि हमें ये एरिया मिल जाए, तो हम बोल देंगे, सुनो ध्यान सुनो, अगर मुझे ये एरिया मिल जाए तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन के नीचे आने वाली एरिया इस एरिया से बड़ी होगी। पहली बात ये बोलेंगे, मतलब इसके नीचे की जो पूरी एरिया होगी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर मैं आई बोलूं तो हमें यही तो निकालना था, मुझे निकालना है आई, और मुझे मिनिमा और मैक्सिमा निकालना आ गया, ठीक है। अभी इसके बारे में और थोड़ी सी बात करूंगा मैं, मिनिमा मैक्सिमा निकालने का ये तरीका होता है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी और वहाँ पे हमें मिनिमा और मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मेरे पास अभी समझाता हूँ। ये तो आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल ले लो क्या, इस पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो रुक जाओ, एक इत्मीनान से बात करेंगे। पहले हम ये फंडा क्लियर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं दे दूँ आपको y इक्वल टू, ऐसे देता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसका या तो मिनिमम मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में हमको पता है कि अगर x के सामने प्लस है तो ये ऊपर वाला होता है क्वाड्रेटिक, जिसका चेहरा ऊपर होता है, तो हमें पता है इसका क्या मिलने वाला, मिनिमम मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, करो dy बाई dx बराबर 0, तो इसका डिफरेंस करो तो ये आ गया 0, 2 दूनी 4x माइनस 4x माइनस 4 बन गया, और ये 0 कब होगा, 4 इधर लेके आओ तो जाएगा 4x इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे, मतलब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ बनाने का मतलब x बराबर 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, x की वैल्यू 1 ला के इसमें डाल दो, तो 1 जब इसमें डालोगे आप कितना बनेगा, 1 पे 2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये 4 है, 2 और 1 3, 4 माइनस 1, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये रहा हमारा x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। देख लो यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 1 डालूँ लाके, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3, यहाँ पे 1 आएगा तो -4, 3 में से -4 जाएगा, -1 बचेगा, मतलब x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू आएगी -1, और हमें पता चला कि x की वैल्यू 1 पे ही क्या मिलेगा, या तो मिनिमा मिलेगा या तो मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ पे हमको सोचना नहीं, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए अलग अलग पैटर्न नहीं निकालना है, तो या तो इसी को सॉल्व करो, dy बाई dx को 0 कर दो, एक ही काम करना है, dy बाई dx को 0 करो, वहां से x की जो वैल्यू आएगी उसको लाके फंक्शन में डाल दो, तो अपने आप या तो जो मिलेगा या तो वो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमा होगा। तो हमको पता है यहाँ पे ये ऊपर की ओर है चेहरा इसका, तो ये सबसे छोटा वाला नीचे जो आएगा वो मिनिमा आएगा, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ से मिलने वाला है मिनिमा। क्लियर है, इस तरीके से। और इसी तरीके से कोई एग्जांपल ले लेंगे मैक्सिमा के लिए, अगर यहाँ पे आगे माइनस लगा दूं और यहाँ प्लस लगा दूं और फिर सॉल्व करूं तो वहाँ पे मैक्सिमा मिलने लगेगा हमको, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं इतना, चूंकि ये जो टॉपिक लिखा हुआ है एक्चुअल में किस चैप्टर का है, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर का है, वहाँ पे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे
और इतना ज़्यादा इसका यूज पढ़ने वाला अभी है नहीं, ठीक है, लोड लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन तो सिखाएंगे हम, सब पे लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता था उनके लिए मैंने बेसिक आइडिया दिया। इसको अच्छे से लिख लेना नोट्स में अपने, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है। और जैसे पता चली x की बराबर 1 तो y बराबर हमको क्या मिल गया, वो y बराबर मिल गया -1। तो -1 मिल गया मतलब लीस्ट वैल्यू मिल गई, स्मॉल m मिल गया, पता चला ना। ये देखो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे m दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कितना मिलेगा, -m, -1 आया, तो ये हमें लीस्ट वैल्यू ऐसे मिल जाएगा। और कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सिचुएशन के हिसाब से। अगर उसका चेहरा ऊपर की ओर है तो हमें मिनिमम मिलेगा, और चेहरा अगर नीचे की ओर है तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से कंडीशन होता है। तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, इसको आप अच्छे से लिख लो। अभी एग्जाम्पल के साथ साथ बहुत अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे। अभी क्या है, एक आइडिया देना था, मैंने दे दिया आपको, ठीक है। चलिए, लोड नहीं लेने का जो सिखाया उसको आराम से नोट्स में बनाओ। चलो बनाओ बनाओ बनाओ, बताता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, बात तो भी हमें और करनी ही करनी है। तो मुझे पता चल गया, आपको एक चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऐसा ग्राफ दिया हो आपको तो इसमें हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने का एक बेसिक तरीका मैंने अभी बताया ही आपको, ठीक है ना। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, इसकी जो लोअर लिमिट होती है वही मिनिमम मिलता है और अपर लिमिट पे मैक्सिमम मिलता है। उसके लिए मेरे पे छोड़ दो, अभी सिखाता हूँ मैं, थोड़ी देर वेट करो बस, है ना। समझो पहले इसको हम पूरा फंडा क्लियर कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट का, पॉइंट नंबर 2, ऐसे भी एफ डी अगर आई निकालना है हमको, और ऐसा कुछ दे रखा है कि हमें एफ का, अपने को एफ का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उसका मिनिमम मान निकालेंगे, उसका मैक्सिमम मान निकालेंगे, और वो निकालने के बाद हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ से सॉल्व होकर हमारी जो एरिया आएगा, इंटीग्रेशन जो आएगा, वो क्या इस मिनिमम वैल्यू के नीचे आने वाली एरिया से तो बड़ा होगा, क्योंकि देखो इतना और है ना, तो इस मिनिमम वैल्यू के नीचे आने वाली एरिया से तो बड़ा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू अगर बनाओ तो ए से बी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू, तो ए से बी के बीच में मैक्सिमम वैल्यू ऐसे बनेगा, तो ये बड़ा वाला एरिया होगा। मिनिमम वैल्यू के नीचे देखो तो एरिया ये मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू के नीचे देखो तो एरिया ये पूरा मिलेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैक्सिमम वाला अगर एरिया ले लूँ, पूरा वाला एरिया ले लूँ, तो उस पूरी वाली एरिया जो है इंटीग्रेशन से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब तो इतना एरिया सिर्फ लेना हुआ ना, इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इतना एरिया लेना हुआ। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम वाला ले लूँ तो पूरी एरिया लूंगा तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे लूँ मिनिमम वाले के नीचे के एरिया लूँ तो क्या हो जाएगा, मिनिमम एरिया वाला एरिया जो है, मिनिमम एरिया जो है वो इंटीग्रेशन से कम हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन से कम कौन हो जाएगा, मिनिमम वाला, और ज्यादा कौन हो जाएगा, मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम एरिया जो है अपना वो ज्यादा हो जाएगा, मिनिमम एरिया जो है वो कम हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो मैक्सिमम मिनिमम एरिया है क्या, वो भी लिख लो इसी वक्त, बताओ जरा। इक्वल टू का भी साइन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इक्वल हो जाए, पर ऐसा रेयर, बहुत रेयर है, क्योंकि इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल होगा तो इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए था, ना ही लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुनो आगे ध्यान दो। तो मैक्सिमम एरिया कितना होगा, इसके नीचे का। अच्छा सोच के बताओ, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इसकी ऊंचाई कितनी, यहाँ से तक यम है, और चौड़ाई कितनी, ये रही। ये कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी b, और अगर b में से a निकाल दूँ तो ये बच जाएगा हमारा कितना, b माइनस a, ये बचेगा हमारा b माइनस a, यहाँ से यहाँ तक की एरिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। b में से a निकाल दिया तो बचा b माइनस a, और ऊंचाई कितनी यम है, तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यम इंटू b माइनस a, ये आएगा। और यहाँ पे देखो मिनिमम एरिया कितना आएगा, मिनिमम एरिया मतलब इसके नीचे की एरिया, तो ऊंचाई कितनी, स्मॉल m, और चौड़ाई कितनी, b माइनस a, तो लंबाई गुणा चौड़ाई लगाओ, स्मॉल m इंटू b माइनस a, ठीक है ना। तो अगर कैपिटल M इंटू बी माइनस ए लिखोगे तो बड़ी वाली एरिया आएगी, और स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लिखोगे तो छोटी वाली एरिया आएगी। तो अब हमें खेल किसके लिए खेलना है, ये तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि किसके किसके बीच में दौड़ रहा है एरिया, हमको फाइनल पता चल जाएगा। लेकिन हमारे लिए मेहनत का काम क्या है, यहाँ पे सब कुछ आसान है, बस एक चीज पता चल जाए कैसे भी करके, स्मॉल m और कैपिटल M पता चल जाए, तो उसके बाद करना क्या है, कैपिटल M के साथ बी माइनस ए कर देना, स्मॉल m के साथ बी माइनस ए कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब कठिन काम तो नहीं है, कठिन करना क्या है अपने लिए, स्मॉल m और कैपिटल M निकालना कठिन है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, स्मॉल m कैपिटल M निकालने का भी एक बेसिक तरीका मैंने बताया, पर वो बहुत कम टाइम यूज होगा, बहुत कम टाइम यूज होगा। ज्यादातर टाइम कैसे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट से चल जाएगा, वो भी आपको आना चाहिए, वो भी आपको आना चाहिए, जो सिखाया अभी पहला मेथड, और एक और मेथड उसको निकालने का। दोनों मेथड एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको स्क्रीन पोस्ट करिए, सेकंड नंबर लिखिए, और इसमें अगर आपको लगता है 2-3 लाइन अपने तरफ से लिखना चाहिए तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं इसको, फिर आगे देखते हैं। हाय हाय, तो स्मॉल m कैपिटल M मिलने के बाद उसी में b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम मान हमको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान से, एग्जाम्पल लेके एक बात को समझा दूं मैं पहले। जैसे मान लो अगर मैं आपको दे दूं ऐसे y इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1, जरा इसको सॉल्व करें। तो जरा बताओ आप, समझना, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, ये हमारा होता है x एक्सिस,
ये होता है वाई एक्सिस। अगर सिर्फ दिया होता है एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 के लिए एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर 0 होता, सिर्फ क्या दिया होता एक्स की पावर 4, अगर इतना दिया होता वाई इक्वल टू एक्स पावर 4, तो एक्स बराबर 0 पे वाई बराबर 0, एक्स बराबर 1 पे वाई बराबर 1, मतलब यहाँ से 1 पे 1, यहाँ पे गए एक पॉइंट ही मिला। एक्स बराबर -1 पे पावर 4 है तो फिर से +1 हो जाता, -1 पे कितना हो जाता +1, मतलब यहाँ पॉइंट मिलता कहीं। फिर एक्स बराबर 2 पे वाई बराबर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बनता, मतलब 2 पे ये 16 कहीं ऊपर जाता, मतलब यहाँ कहीं मान लेते हैं। तो वैसे -2 पे भी कहीं ऊपर जाए क्योंकि उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब ग्राफ कैसा बनने वाला, कुछ ऐसा बनने वाला है जैसे एक्स स्क्वायर का बनता है, कुछ वैसा। लेकिन क्या करना है, एक्स की पावर 4 + 1, उसमें 1 भी जोड़ना है, 1 जोड़ने का मतलब पूरा सिस्टम उठा के 1 ऊपर कर दो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा यही पूरा ग्राफ ऐसा। आइडिया लगा? ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, ये ग्राफ बन गया हमारा एक्स की पावर 4 + 1 का ग्राफ बन गया। सिंपल, एक्स की वैल्यू रखते जाओ, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी, उस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा। एक्स की पावर 4 + 1 का ग्राफ बन गया। तो आप नोटिस करो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए ग्राफ चढ़ता हुआ है और 0 से छोटी वैल्यू के लिए ग्राफ उतरता हुआ है कि नहीं है? अगर इधर आप नोटिस करो तो क्या चढ़ रहे हैं और इधर आप नोटिस करो तो उतरते हुए आ रहे हैं। पता तो चला एक चीज, क्या चीज पता चला, इसको हटाओ। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखने के लिए लिखेंगे, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं dy/dx करूं मैं, तो dy/dx मतलब क्या कर दूं, f' कर दूं, तो कितना आएगा हमारा, यह जाएगा 4x³ आएगा, और 1 का तो 0 हो गया, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो इसके 2 पार्ट बनेंगे। अगर मैं बोलूं कि x > 0 के लिए सोचना है, x > 0 इसमें कोई वैल्यू डालो, तो x > 0 के लिए जो बनेगा हमारा क्या, f' जो आया वो f' क्या बनेगा, x > 0 का रखो, इसमें कुछ 1 2 3 रख दो, तो ये जो भी आएगा 4 + 5 मतलब कुछ प्लस में ही आएगा। अगर 1 रखोगे 4 आएगा, 2 रखोगे तो समथिंग करके कितना जाएगा, 2 2 4 2 8 4 32 32 आएगा, लेकिन आएगा तो प्लस में ही। तो ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो 0 से बड़े के लिए हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, वो फंक्शन डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव आया। किसके लिए, 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए। तो अगर क्या हो कि किसी भी फंक्शन का, यहां से मैं आइडिया मिला, क्या मिला, देखो कुछ भी रटने को नहीं बोल रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं उसको आप सुन लो, बस कहानी जैसा याद हो जाएगा। एक फंक्शन दिया गया, उस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया और उसके उस पार्ट को देखा जहां पे वो इंक्रीजिंग हो रहा था, तो उससे एक आइडिया मिला। क्या आइडिया मिला कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पे उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव कहां से कहां, 0 से उधर के लिए, 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आ गया मतलब क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान फंक्शन है, लिख लेना। तो क्या पता चल गया कि अगर f' > 0 है तो इसका मतलब f क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सुना, समझ में आया कि नहीं आया, कि अगर हमारा f' > 0 आ जाए, देख भी लो, 0 से बड़े के लिए इंक्रीजिंग है कि नहीं है, और इंक्रीजिंग कब पता चला हमको, कि f' > 0 आ जाए। मतलब हमने इसके आइडिया से ये चीज हमने जनरेट की। क्योंकि बहुत बार ऐसा सवाल आएगा जिसमें हमको पता नहीं रहेगा कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, सवाल देख के नहीं पता चलेगा। यहां पे तो हमने क्या किया, इसका तो ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ बना के देख लिया कि इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, पर कोई ऐसा सवाल आ सकता है जिसमें ग्राफ हम बना ही ना पाए या बनाना बड़ा मुश्किल हो, है ना, तो वहां पे हमको इस रूल के हिसाब से चल के अपने आप पता चलेगा कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। तो आपको बस इतना सा याद रखना। सुनो, आप जो बोलने जा रहा हो ध्यान सुनो। अगर कोई फंक्शन दिया जाए और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन > 0 आ जाए, इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। फिर सुनना, x < 0 कोई वैल्यू रखो, इसमें x < 0 रखो, मैं रख दूं -1, तो -1 रखने पे कितना हो जाएगा, -4 बन जाएगा। इसका मतलब f' कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, f' आ जाएगा माइनस में। तो अगर f' माइनस में आ जाए तो 0 से इधर के लिए देखो, क्योंकि 0 से इधर के लिए बात हो रही है ना, x < 0 मतलब 0 से छोटे के लिए बात हो रही है, तो 0 छोटे के लिए कैसा है, डिक्रीजिंग, उतरता हुआ है, हाथ से मान फलन है। क्या है, तो हमारा जो अब f(x) है, मतलब ये जो ग्राफ किसका है, f(x) का है ना, तो f(x) जो है कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं बोल दूं अब आपको कि a से b के बीच में, a से लेके b के बीच में, जरा बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो हमको पता है a पे क्या मिलने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है, और b पे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि या तो फिर ये क्या है, लगातार चढ़ता हुआ है या तो लगातार उतरता हुआ है
तो यहाँ पे क्या है, लगातार चढ़ता हुआ है। तो अगर ए से बी तक के लिए अगर सॉल्व करना है हमें, तो ए पे क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम हो जाएगा, और बी पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जो लगभग क्वेश्चन आते हैं, हर बार जो लगभग क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो हमको क्या करना है, वो सॉल्व करके नहीं निकालना है। जो नीचे वाला है उसी पे क्या हो जाएगा, हमें मिनिमम मिल जाएगा, जो ऊपर वाला है वो पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। मतलब यही चांस होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। अगर डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा तो उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। सुनो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ए पे क्या मिला, मिनिमम मिला, और बी पे क्या मिला, मैक्सिमम। मतलब छोटी वैल्यू पे छोटा मान मिला, बड़ी वैल्यू बड़ा मान मिला। लेकिन अगर इसमें लूँ तो, अगर मैं बोलूँ यहाँ ए है और यहाँ बी है, ए से बी करना है, तो ए पे क्या मिलेगा इस बार हमें, ए पे हमें मिलेगा मैक्सिमा, और बी पे क्या मिलेगा, बी पे मिलेगा मिनिमा। तो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ए पे मैक्सिमा मिलेगा और बी पे मिनिमा मिलेगा, और अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ए पे मिनिमा मिलेगा और बी पे मैक्सिमा मिलेगा। यही दोनों में जस्ट अपोजिट काम होता है। तो इसलिए हमको ये भी अगर पहचानने में आ जाए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वहां पे हमको ये ज्यादा dy बाई dx करके जीरो करने की जरूरत नहीं थी। इससे पहले वाला जो मेथड सिखाया था वो करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये जरूर आपको आना चाहिए दोस्त। क्लियर, ग्रेटर देन जीरो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेस देन जीरो मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है, बात खत्म। और यही बार बार हमें यूज आएगा, तो ये भूलने का नहीं, ये भूलने का नहीं दोस्त। स्क्रीन को पोस्ट करो, इस एग्जाम्पल को लिख लो और ये अच्छे से बना लो। अब हम सवाल करते हैं, इसकी बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए जानी सवाल को ध्यान दें। प्रूफ क्या करना है, ए की पावर एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1 तक। अच्छा क्या लिखा dx, अच्छा और क्या e है इधर, इधर 1 है। अब हमको दिख रहा है ए की पावर x। अगर इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ बना के आइडिया लगाऊं, ये एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका ग्राफ का हमें आइडिया लग सकता है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान समझो तो 1 से लेके सॉरी कहां से 0 से लेके 1 के बीच में देखना है। तो 0, अच्छा बताओ, जब मैं किसका देखना है, y इक्वल टू, ग्राफ किसका बनाना है हमको, ग्राफ बनाना y इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर। ग्राफ कुछ आइडिया लगाना है, आइडिया लगाना कुछ खास नहीं। तो जरा पहले बताओ 0 पे कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे लाके 0 डालूं, यहाँ पे लाके मैं 0 डालूं, तो e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1। तो x का मान 0 पे, y का मान 1, यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, मतलब 0 का मान 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अगर e का मान मैं x का मान 1 डालूं तो e की पावर 1 पे कितना आएगा, e आएगा। तो x का मान अगर 1 डालूं तो y का मान e। अच्छा e की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता तो 2.7 होती है, जान लेना दोस्त, ठीक है। e की वैल्यू होती है 2.7। तो 1 पे कितना मिलेगा, 1 पे मिलेगा हमको e, मतलब यहाँ कहीं, ये हो जाएगा हमारा 1 का e हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक और e का ग्राफ आप जानते हो ऐसे चढ़ता हुआ जाता है, तो कुछ ऐसा करके यहाँ से यहाँ जाना है। तो क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है ना, बात खत्म। अब इसका डिफरेंशिएशन करके चेक करने की थोड़ी ना जरूरत है, आपको डिफरेंशिएशन करके चेक करने की जरूरत तब होती है जब ऐसा गंदा सा बनता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमको चेक करना रहता है कहाँ मिनिमा कहाँ मैक्सिमा है। लेकिन यहाँ पे तो हमको दिख रहा है कि ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर है, तो ये मिनिमा हो गया और मैक्सिमा हो गया, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये सिखा रहा था, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग चीज सिखाई ना। एक में डिफरेंशिएशन करके मिनिमा मैक्सिमा निकालना सिखाया, और एक में ये तरीका सिखाया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचान लो, उसमें तो छोटा वाला जो मिनिमा हो जाएगा, बड़ा वाला जो है मैक्सिमा हो जाएगा, बात खत्म। तो ये दोनों आपको अलग अलग समझ में आना चाहिए और दोनों का यूज पड़ेगा सवाल लगाने में, दोनों का यूज पड़ेगा। जब ऐसे गंदा वाला फंक्शन आ जाएगा तो उसमें आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। वैसे ये आने की चांसेस बहुत ही कम है, मतलब 0.1% कह सकते हो आप। इसका क्वेश्चन बनने का बहुत, आपको कभी एक 8 दिख जाए बात अलग है, नहीं तो दिखने वाला नहीं है, इसका नहीं मिलना है आपको। तो इस पर फोकस करना है हमेशा मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर पहचानना आता है तो आप माहिर हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक आइडिया तो हमें लग गया कि यहाँ पे मिनिमा मिलने वाला है, यहाँ पे मैक्सिमा मिलने वाला है। अच्छा मिनिमा कितना मिलेगा, तो चला बताना मिनिमा। मिनिमा मतलब स्मॉल एम, लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो स्मॉल एम जरा बताइए क्या रखना है अपने को, x की वैल्यू क्या डाल दूं, x की वैल्यू 0 डालने पे हमें मिनिमा मिला है, तो x की वैल्यू 0 डालो तो हो जाएगा e की पावर 0, e की पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा। और मैक्सिमा, x की वैल्यू कितना डाल दूं 1, x की वैल्यू 0 पे हमें मिनिमा मिल गया और x की वैल्यू 1 पे हमें क्या मिल गया, मैक्सिमा मिल गया। तो x की वैल्यू 1 पे मैक्सिमा कितना 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मतलब e हमारा हो गया मैक्सिमा। तो हमको पता है ये जो भी क्वेश्चन है इसको मैं अगर i लिखूं तो ये जो आंसर आएगा वो आना क्या चाहिए, आना चाहिए हमारा आंसर मिनिमा b माइनस ए, मैक्सिमा b माइनस ए, हमारा आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। बेसिकली हमें ये प्रूव करना था ना, सॉल्व करके देखते हैं प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन तो ठीक है, मिनिमा बताओ, मिनिमा कितना है 1 है, 1 इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना, बी माइनस ए मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। और इसमें यहाँ पे कैपिटल एम कितना हमारा, कैपिटल एम है ई,
तो ई बी माइनस ए मतलब 1 माइनस 0 आ तो रहा है, ई से 1 से लेके ई के बीच में आ तो रहा है, सही तो है। मतलब हमने जो ये करना था वो एकदम परफेक्ट है, प्रूफ हो गया, खत्म काम। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा सवाल, क्लियर है? ये तो थोड़ा होशियारी करनी है आपको। पर जब बोर्ड एग्जाम में आएगा आपका आईआईटी, अगर मेंस में कहीं आ गया तो मेंस में ये नहीं देगा आपको, ये देगा, बोलेगा बताओ जरा इसका एस्टिमेट वैल्यू क्या होना चाहिए। तो आपको ये जब दे देगा तो आप खटाक से क्या करोगे, इसको सोचोगे, इसका ग्राफ तड़के बनाओगे, और बनाने के बाद आपको मिनिमम मैक्सिमा दिखेगा, आप तुरंत इस रूल को फॉलो कर दोगे, सीधे आंसर आ जाएगा 1 से ई के बीच में, और ऑप्शन कहीं दिया रहेगा 1 से, उस पर टिक मार के आगे निकल जाओगे। समझ में आया ना? हालांकि यहाँ पे मैंने प्रूफ करने के टाइप का लिख दिया है, ठीक है, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा जब आ जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे कहानी देखते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये आसान था, इसमें कोई टफ नहीं था। लेकिन एक तरीका और है, जो अभी जो दूसरा तरीका मैंने सिखाया वो भी तो आना चाहिए आपको, समझो। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ये एक बच्चे ने मेरे पास भेजा भी था, है ना? तो दोस्त देखो आपका क्वेश्चन भी आ गया, देख लो, सीख लो। सवाल क्या है आपको दे रखा है, देख क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, बाकी जो प्रूफ करना हो तो भी प्रूफ होगा ही। क्वेश्चन जो है हमारा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। तो 0 से π/2 sin x अपॉन x अगर है तो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको यार? देखो ध्यान से, मैंने अभी बताया sin x अपॉन x का तो अपने को कुछ पता नहीं है, तो एक काम ना करें, जो मेथड सीखा वो अप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं y sin x बाई x, और इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या होता है, नॉमिनेटर ऊपर वाले का फिर डिफरेंशिएशन, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन sin x, और cos x फिर x का हो जाएगा 1 अपॉन हर का स्क्वायर, यही तो बनेगा। और फिर क्या कर दो इसको, पहले तो आप यही पता कर लो, क्योंकि यहाँ पे क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या फंडा है। तो अगर मैं क्या कर दूँ इन दोनों में मैं x नहीं cos x कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर cos x कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ माइनस, यहाँ पे cos तो है नहीं, तो ऊपर cos और नीचे cos से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला cos तो निकल गया, नीचे वाला sin अपन cos कितना बन जाएगा, tan बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको सिखाना चाहता हूँ, ये क्या हो गया हमारा f' निकल आया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानना सीख गए ना, तो वही से ना करें हम हर बार, क्या दिक्कत क्या, आराम से कर लेंगे उसी से, क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए नहीं है ना, क्योंकि कहाँ से कहाँ के बीच में निकालना है, 0 से π/2 के बीच में निकालना है। तो 0 से π/2 के में जो भी इक्वेशन बन रहा है उस इक्वेशन को हम ये पता कर लें कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, अपना काम हो जाएगा। समझते हैं? अब ये जो भी बना है यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 के बीच में अगर चेक करना है, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 के बीच में चेक करना है हमको, तो 0 से π/2 के बीच में x स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, cos x पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। पर इसका नहीं पता है, इसका नहीं पता तो एक चीज़ याद रख लो आज से, कि अगर आपको sin x और tan x में रिलेशन पूछा जाए किसी भी x के लिए, तो होता क्या है, x की कोई वैल्यू के लिए भी इस तरीके से इनमें रिलेशन होता है कि sin x हमेशा छोटा होता है x से, और x छोटा होता है हमेशा tan x से। आप x की कोई वैल्यू रख लो, x की वैल्यू π/4 रख के देख लो, जब π/4 रखोगे कितना हो जाएगा, sin π/4 मतलब 1/√2 π/4, और ये हो जाएगा tan π/4 बोले तो 1, तो आप इसमें 1 आएगा ना, हाँ ठीक है, तो 1 आएगा, तो आप जब इनकी वैल्यू सॉल्व करो, ये बन जाएगा 1/√2, ये बन जाएगा कितना, π/4 रख रहे हैं ना आप, π/4 रख रहे हैं, हाँ, और ये कितना बन जाएगा 1 सबसे बड़ा है, सॉल्व करके देख लो, π/4 उससे छोटा है और 1/√2 सबसे छोटा है, तो ठीक तो है, मतलब हम x की कोई वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये। तो अगर आप यहाँ से नोटिस करो इन दोनों केवल, ये याद रख लेना दोस्त, ये नोट डाल के आप लिख लो और याद भी रख लो। अगर आप इन दोनों को नोटिस करो, याद होना चाहिए आगे से, इसलिए बता रहा हूँ, तो इधर tan है ना, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो x माइनस tan x लेस देन क्या, उधर 0 बचेगा, तो हमें एक बात पता चल गई कि x माइनस tan x क्या है, लेस देन 0 है, सब जानते हो, कोई नई बात नहीं है। तो x माइनस tan x क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे दिख रहा है x माइनस tan x 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो सबका मल्टीप्लाई कितना, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, मतलब हमारा जहाँ से f' कितना आया, माइनस मतलब लेस देन 0, लिख दो आप, ये क्या आ गया, माइनस वैल्यू मतलब लेस देन 0, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब जो हमारा fx है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी भी सिखाया था कि अगर लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग हो जाता है, अगर लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग हो जाता है, तो ये तो है अपना डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग है मतलब ऐसा कुछ, जो हमारा अगर एक्स एक्सिस में बोलूँ यहाँ पे 0 है और यहाँ पे π/2 है, और अगर डिक्रीजिंग है इसका मतलब 0 पे तो ऊपर है, ऐसा यहाँ पे कहीं है, और उसके बाद क्या है, पाई पे क्या आ रहा है, ऐसा घटता हुआ चला आ रहा है,
अच्छा जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है, और वो मैक्सिमा कितना होगा, कैपिटल एम कितना होगा, रखो जीरो जरा इसी में। इसको आप क्या करो, स्क्रीन को पोस्ट करो, इसको कॉपी करो, इसे यहाँ कर देता हूँ, मैक्सिमा मिलने की बात कर लेते हैं। मैक्सिमा बताओ जरा, मैक्सिमा की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ मिलेगा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिलेगा हमें जीरो पे, लाके इसमें जीरो रखो, किसमें, इसमें जीरो रखो। अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए है तो वो जीरो पे मिलेगा, तो लाके इसमें जीरो रखो। यार नीचे जीरो रखने पे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ऐसे तो रख नहीं सकते, तो लिमिट लगा के रख लो। कितना रखना है, यक्स की वैल्यू रखना है जीरो, यक्स की वैल्यू रखना है जीरो, एक्स की वैल्यू रखना है π/2। गंदा सा लग रहा है ना, सीखते जाओ, टेंशन मत लो। कहाँ पे देखना है, जीरो पे देखना है, ठीक है। तो अगर हमें जीरो पे देखना है, किसको देखना है, साइन एक्स बाई एक्स को देखना है। अगर इनफाइनाइट बनने का चांस दिख रहा हो ना तो लिमिट लगा के चेक कर लेना, और साइन एक्स अपान एक्स लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कई बार रटा चुका 1 होता है, तो हमें चल मैक्सिमम मान मिल गया 1। अब मिनिमम मान भी चेक कर लेते हैं, मिनिमम मतलब स्मॉल एम, स्मॉल एम कहाँ पे चेक करना है हमको, स्मॉल एम चेक करना है हमको कहाँ पे π/2 पे, कहाँ पे देखना है π/2 पे, π/2 पे देख लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड टू π/2, किसकी वैल्यू, यही साइन एक्स अपान एक्स। तो यहाँ पे रखेंगे जब साइन π/2 मतलब 1 बन जाएगा, और यहाँ पे π/2 रखेंगे कितना बन जाएगा, 1 अपान π/2 बनेगा, पलट जाएगा तो 2 अपान पाई बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू है, स्मॉल एम की वैल्यू मिली है 2/π। तो हमें यही तो मेहनत था, हमें ये निकालना और ये निकालना तो हमारे लिए मेहनत का काम था, बाकी तो हमें कुछ मतलब नहीं। स्क्रीन को पोस्ट करो, इसे कॉपी करो, सीधा आंसर आ गया हमारा। देखो दोस्त, हमारे लिए सिर्फ एक काम मेहनत का होता है, स्मॉल एम और कैपिटल एम निकालना। वो निकाल लेंगे, बात खत्म। और वो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें ये पता करना रहेगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो पता करने के बाद अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसे नीचे उतरता हुआ बना लेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऊपर चढ़ता हुआ बना लेंगे। फिर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी, उसके लिए लिमिट से ही पता चल जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। और जैसे लिमिट से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद सवाल तो जानते हो आप, स्मॉल एम बी माइनस ए कैपिटल एम बी माइनस ए, बात खत्म। ठीक है, मिटाएं इसको, फिर आगे बढ़े। तो कितना है, एक तो मैक्सिमम है 1, मिनिमम कितना 2/π। कितना आसान है ना, बहुत ही आसान है, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हमको पता ही है, और मिनिमम कितना हमको पता ही है। मिनिमम हमने निकाला कितना 2/π, b माइनस ए मतलब π/2 माइनस ए मतलब 0। वो i कहाँ से कहाँ, कैपिटल का मान कितना था, 1 आया था। b माइनस ए मतलब π/2 माइनस 0। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा, π/2 से 1 i, और यहाँ कितना बन जाएगा π/2। तो हमारा जो आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। 1 से π/2 के बीच में लाना था, 1 से π/2 के बीच में आ गया। देखो कहाँ गया, ये रहा, 1 से π/2 के बीच में आ गया, प्रूफ। क्लियर, कितना आसान था। और लगाते, एक क्वेश्चन और लगा दे रहा हूँ, उसके बाद होमवर्क कर देता हूँ 2, ठीक है। अगले लेक्चर में सिखा दूंगा, क्योंकि लेक्चर नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा। देखो दोस्त, आज का लेक्चर इतना बड़ा था नहीं, बिल्कुल नहीं था, पर इसलिए लेंदी हो गया क्योंकि इसमें मैंने छोटी छोटी कई बातें आपको अलग से सिखाई। कई बच्चे होंगे जिनको ये सब नहीं मालूम रहा होगा, और उनको सिखाना जरूरी था। जिनको आता था बहुत बढ़िया बात है दोस्त, लेकिन सबको आ जाए इसलिए थोड़ा सा उसको डिटेल में बताया, ठीक है ना दोस्त। ऐसा होने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे तेज भागना वहाँ तेज भागेंगे, लेकिन जहाँ छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं उसको आप इतना समझें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। ये देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़ा वाला बक्सा लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसे, लिखा नहीं है पर सुन लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक। इसको थोड़ा जल्दी में इसलिए लगाऊंगा मैं, है ना, x² dx, तो थोड़ा तेजी से सुनो बस ध्यान से। और इसको 1 के बराबर प्रूफ करना है। अभी सॉल्व करते हैं, कितना आएगा वो तो देखिए जाएगा। 1 के बराबर प्रूफ करना है, तो पहले सोच के बताइए आपको, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जो भी है करके देखते हैं। ग्राफ बना के इसका देख लेते हैं। 0 से 1 के बीच में देखना है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1 के बीच में देखना है। तो अगर मैं इसका एक रफ ग्राफ ड्रा करूं, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। इसका रफ ग्राफ ड्रा किया जाए तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं एट x इक्वल टू 0, आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करो। आप x बराबर 0 पे जो हमारा y किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ बनाने जा रहे हैं y इक्वल टू 2x² का स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो x बराबर 0 पे बताओ y बराबर कितना आएगा, y बराबर आएगा 2 की पावर 0 मतलब 1। x बराबर इस पे तो ये बन जाएगा 0,1, 0,1 मतलब यहाँ कहीं, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूँ x बराबर कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, तो 1 तक, तो y बराबर कितना बन जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 बनेगा। तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा हमें 1,2, 1 पे कितना मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है 2 यहाँ पे।
तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जाना है और 2 की पावर वही कुछ 2.1 ऐसा टाइप का है। इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है साफ साफ। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमें मिलने वाला है मिनिमा और यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला मैक्सिमा। तो बस हमारा अगला टारगेट वही है, मिनिमा और मैक्सिमा मिल जाए, बात खत्म। तो जरा जल्दी से बताइएगा मिनिमा कैसे मिलेगा। मिनिमा बोले तो स्मॉल एम बोले तो मिनिमा। अगर ये हमें पता करना है तो कैसे निकालें, हमको सिंपल सा फंडा पता है। मिनिमा निकालने के लिए क्या कर दो, मिनिमम वाली वैल्यू रख दो। मिनिमम वाली वैल्यू मतलब इसके मान 0 रख दो। x का मान 0 रखने पे कितना आ जाएगा, करके देखते हैं। निकाल चुके हैं पहले ही यार, 1 और कितना निकालें 2। मिनिमम निकाल चुके हैं, कैसे निकाले हैं 1 और 2। मिनिमम आया कितना, मिनिमम आया 1 आया। और मैक्सिमम की बात करें कर तो कैपिटल M, वो कितना आया है, वो 2 आया है। तो इसमें लाके रख दो भाई, इसका मिनिमम और मैक्सिमम उनको मिल गया है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 2x² dx का अगर मिनिमम और मैक्सिमम मान की बात की जाए, इस ग्राफ का निकाला है ना हमने, 2x² का निकाला ना, ये इस ग्राफ का मिनिमम मैक्सिमम मान निकाला है। तो बेसिकली हमें इसका मिनिमम मैक्सिमम मिला है 1 से लेके 2 तक। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, करने का नहीं, बहुत छोटा सवाल है ये। तो इंटीग्रेशन इधर हो जाएगा dx लेस देन 2x² dx लेस देन 2 dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 0 से 1 0 से 1। dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से 1। और ये क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। और ये क्या बन गया 2 dx। तो ये 2 ऐसे रहने तो dx का क्या हो जाएगा x 0 से 1। अब ध्यान सोचो क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 0 तो 2 बनेगा। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो किसके बीच में आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 से लेके, अभी क्वेश्चन नहीं बना है, क्वेश्चन बनने के लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना भी जरूरी है। चलो अभी ऐसा रहना दो, अभी हमारा बना है 0 से लेके 1 2 की पावर x² dx ही बना है। अभी क्वेश्चन मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जब इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तब जाके बनेगा ना। हाँ, तो ये जो हमारा लिखा है ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसा बन चुका है। 0 से 1 2 की पावर x² dx, 0 से 1 2 की पावर x² dx यहाँ तक बन चुका है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां, 1 से लेके 2 के बीच में। और ग्रेटेस्ट, अगर इस पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं तो बन जाएगा क्वेश्चन। तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे अगर मैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सही बात है। तो जो भी क्वेश्चन है वो कहां से कहां के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो हमने यही तो सीखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, अगर 1.5 डालो तो 1 दे देता, छोटी वाली वैल्यू। तो 1 से 2 के बीच में कोई वैल्यू डालेंगे तो 1 देगा, 2 से 3 के बीच में कोई डालेंगे तो 2 देगा। ये सिखा चुका मैं पहले भी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 से 2 के बीच में इसमें कोई वैल्यू डालेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या करना था कि ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया है ना। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क है, हालांकि होमवर्क देना नहीं चाहिए था, लेकिन लेक्चर लेंदी हो जा रहा है तो इसलिए 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। इसको अगले लेक्चर में पहले मैं सॉल्व करूंगा, देन आगे की चीजें जो बची है सीखने के लिए उसको सीखेंगे, ठीक है। रिडक्शन फार्मूला बचा है उसको भी सीखना है, और कुछ अच्छे से सवाल भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो खत्म ना, लगभग डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म पे पहुंच चुके हैं हम लोग। और अब आप लोग का जो है कोई भी सभी बुक सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, बस रिडक्शन फार्मूला का सवाल मत लगाइएगा, वो भी कल के बाद आप वो भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो इतनी जल्दी तो पहुंच नहीं जाएंगे लास्ट में, है ना। स्टार्ट करिए, कोई सी बुक लगाना स्टार्ट करिए, और जो भी प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। और उसके बाद एक IIT का लेक्चर बनाना पड़ेगा इसमें, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे सेलेक्ट कर दूं। तो सारे लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत मैं बना दूंगा एक IIT का लेक्चर, ठीक है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है, अच्छे से शेयर करते रहें, कोई लापरवाही ना करें। मेरा काम कंप्लीट हुआ, आपका काम स्टार्ट हुआ, देख लिया, नोट्स बनाओ, शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं सबको पहुंचा दो, किसी के पास बाकी नहीं रहना चाहिए। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप बताते रहिए। लाइव आने वाले हम लोग, जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे लाइव आएंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा अच्छे से। और कैसे पढ़ना है आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके पढ़ने के तरीके में तो उसका भी कुछ समाधान किया जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि हर बच्चे की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। तो आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको उस तरीके से जवाब दिया जाएगा, ताकि आप उस तरीके को फॉलो करो। और आप तो क्या होता है, किसी के लिए छोटी सी प्रॉब्लम भी बड़ी होती है और किसी के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी सी होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता है, डील कर लेते हैं आराम से। तो इसलिए जैसा प्रॉब्लम है आप उसको बताएं, उस हिसाब से मैं आपको समाधान बताऊंगा। सब कुछ अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, 4 डालो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।